हिजबुल्लाह के कातोशा रॉकेट्स सोवियत दौर का डिजाइन है और कितने में $300। आसमान से एक फरिश्ते की तरह सफेद परी हाथ में बाइबल पकड़े उड़ती हुई आ रही है और व्हाइट सेटलर्स जमीन पर 1/3 अमेरिकी नेवी इसराइल के बॉर्डर पर इसे बचाने के लिए महीनों से खड़ी। फोर्सेस अभी तक एक्टिव हैं और 3 दिन तक यूनानी जहाज की आग नहीं बुझाई जा सकती। नॉन स्टेट एक्टर्स का $1 स्टेट के $10,000 के बराबर। 300 में से 5 का एतराफ इसराइली अखबारात में आ चुका है। प्रेसिडेंट ने इजाजत दे दी है कि 1,50,00,000 एकड़ पर सेटलमेंट बना ली जाए। ओगलाला लकोटा चीफ रेड क्लाउड कहता था, उन्होंने आज तक बहुत से वादे किए हैं लेकिन पूरा सिर्फ एक किया। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइच। हिजबुल्लाह ने अपने सेकंड टॉप मोस्ट कमांडर फवाद शुक्र की टारगेट किलिंग का इसराइल से बदला लेने के लिए आखिरकार 25 अगस्त की सुबह 5 बजे अटैक लॉन्च कर दिया। इसमें 320 कातोशा रॉकेट्स और ड्रोन्स इसराइल के अंदर 120 किलोमीटर तक यानी तल अबीब सिटी के नॉर्थ तक फायर किए गए। हिजबुल्लाह के मुताबिक उन्होंने इसराइल में मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। इनमें तल अबीब के पास गललूद की मिलिट्री बेस जो कि मोसाद का सेंटर भी है, एक तो ये उनके निशाने पर थी और दूसरा टारगेट मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट A200 थी। इसके अलावा नॉर्थ इसराइल में अमूमी तौर पर उन्होंने सैकड़ों रॉकेट्स भी फायर किए। याद रहे साथियों को, जो 300 से 320 के करीब रॉकेट्स हिजबुल्लाह ने फायर किए वो उनके बेहतरीन प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स और मिसाइल्स नहीं थे, बल्कि ये वो सस्ते वाले $300 वाले सोवियत रूस दौर के यानी आज से 45 साल पुराने टेक्नोलॉजी वाले 45 ईयर्स ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले रॉकेट्स थे। तो इन $300 वाले कातोशा रॉकेट्स को इसराइली आयरन डोम सिस्टम के 20,000 से $1,00,000 वाले रॉकेट्स ने तबाह कर दिया। मगर लगता है कि हिजबुल्लाह के सारे रॉकेट्स डिफेंड नहीं किए जा सके, क्योंकि इसराइल ने फौरी तौर पर पूरे मुल्क में न्यूज़ रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी थी और बयान जारी किया था कि हिजबुल्लाह रॉकेट्स से कोई भी नुकसान इसराइल में नहीं हुआ, तमाम रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। बहरहाल कुछ देर बाद एक इसराइली नेवी पर्सन की हलाकत की खबरें इसराइली अखबारात में छपी और ये भी कि 2 जख्मी हुए। हो सकता है ये अलग से कोई वाकयात हों, लेकिन ये खबरें इसी दौरान छपी थी। इसके अलावा हिजबुल्लाह अटैक के 24 घंटे बाद इसराइल ने ये तस्लीम किया कि 5 हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल्स यानी रॉकेट्स और ड्रोन्स एयर डिफेंस सिस्टम तोड़कर इसराइल में मुख्तलिफ जगहों पर गिरे हैं। कहाँ गिरे हैं और क्या नुकसान हुआ है ये उन्होंने नहीं वाज़ेह किया। अलबत्ता नॉर्थ इसराइल में एक जगह ड्रोन या रॉकेट हमले से आग वगैरह लगने की खबरें जारी हुई। 2 घंटे तक तल अबीब का बिन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी परवाज के काबिल नहीं रहा, इसको बंद रखा गया और 20 मिनट का ये अटैक था। और इस 20 मिनट के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इस हमले के मुकम्मल होने का ऐलान किया और कहा कि ये फेज़ 1 है और ये यहाँ कंक्लूड होता है। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो दोबारा भी अटैक किया जा सकता है। इसके बाद बिन गोरियन एयरपोर्ट खोल दिया गया और इसराइली अवाम अपने अपने घरों में और दफ्तरों में और जहाँ कहीं भी वो थे वहाँ बंकरों से बाहर निकल आए। लिबनान और इसराइल में अवाम ने शुक्र अदा किया कि ऑल आउट वॉर कम अज़ कम फ़िलहाल टल गई है। कई घंटे बाद हिजबुल्लाह चीफ ने टेलीवाइज्ड खिताब में कहा कि हमारे हमले में इसराइल की हलाकतें और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, मगर वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए ये सब छुपा रहा है। वैसे साथियों, हमारा ख्याल है कि इसराइल जिस तरह का मुल्क है वो छोटा मोटा नुकसान तो छुपा सकता है, अगर उसका कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो वो इसे ज़्यादा देर छुपा नहीं सकेगा, जल्द ही पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। खैर, ये एक साइड की स्टोरी थी यानी हिजबुल्लाह साइड की। अब ज़रा दूसरी साइड सुनें। इसराइल का कहना है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के अटैक से पहले ही इंटेलिजेंस मालूमात हासिल कर ली थी कि हिजबुल्लाह ने कहां कहां से रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के जरिए फायर खोलना है और उनके मुताबिक उन्हें सुबह 5 बजे का वक्त भी मालूम हो चुका था। और अगर हम इन तमाम खबरों को देखें तो इसराइली एयरफोर्स ने अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से आधा घंटा पहले ही हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स शुरू कर दी थी। एक 100 अमेरिकी फाइटर जेट्स से इसराइल ने साउथ लेबनान में 5 किलोमीटर अंदर सैकड़ों टारगेट्स हिट कर ली, यानी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को एक्टिव होने से पहले ही उनके बकौल उन्होंने तबाह कर दिया। इस इसराइली बयान को हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने वीडियो बयान में मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि इसराइल ने हमारे दर्जनों रॉकेट लॉन्चर्स तबाह तो किए हैं, लेकिन उस वक्त जब वो फायर मुकम्मल कर चुके थे। साथियों, आपके जहन में रहे कि रॉकेट लॉन्चर जब एक बार फायरिंग शुरू कर देता है तो उसके थर्मल सिग्नेचर को छुपाना नामुमकिन होता है। फिर इसराइल लिबनान बॉर्डर का वो हिस्सा जिस पर यह क्रॉस फायर हुआ वो हार्डली 35 किलोमीटर लंबाई पर फैला हुआ है और 1 से 5 किलोमीटर चौड़ाई में वो सारी जगह है।
इतने छोटे मैदान जंग में अमेरिका और इसराइली सर्वेलेंस ड्रोन्स और सैटेलाइट्स के लिए रॉकेट लॉन्चर्स को डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है। फिर इसराइल के साथ मेडिटेरेनियन सी में बहिरा रोम में भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ मौजूद है, जो मुसलसल फ़लस्तीन और लेबनान के सर्वेलेंस कर रहा है। सो ये ऐन मुमकिन है कि जैसे ही गाड़ियों पर रखे हुए हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स ने फायर शुरू किया तो उनकी लोकेशंस मालूम हो गई हों, मगर इतने में एक रॉकेट लॉन्चर दर्जनों फायर कर चुका होता है। जैसा कि आप इस फाइल वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस रफ्तार से और किस तरह रॉकेट्स एक लॉन्चर से फायर होते हैं। एक रॉकेट लॉन्चर 12 से 36 रॉकेट्स 4 से 12 सेकंड में फायर कर देता है। इस वीडियो से भी आप आसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को फायरिंग शुरू कर देने के बाद लोकेट करना और तबाह करना बहुत आसान है, लेकिन तब तक ये जाहिर है बहुत से मिसाइल फायर कर चुका होता है। सो अगर इसराइल का ये दावा मान लिया जाए कि उन्होंने सरप्राइज प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया था, तो फिर इसराइल और अमेरिका के ज्वाइंट डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाना चाहिए। वो ये कि इस अचानक सरप्राइज अटैक के बाद भी हिजबुल्लाह 320 के करीब रॉकेट्स इसराइल पर फायर करने में कामयाब हो गया। कैसे हो गया? मतलब वो इतनी कैपेबल ये तंजीम हो चुकी है कि 100 फाइटर जेट्स और 30 मिनट का एडवांस ऑपरेशन भी उसके 45 साल पुराने सिस्टम को रोक नहीं सकता। और अभी ये हिजबुल्लाह का सबसे सस्ता और हल्का वेपन था जो इस्तेमाल किया गया है। बाकी वेपन्स, ताकतवर वेपन्स अभी महफूज हैं। इस सारे वाक़े में एक और बात भी बहुत अजीब है, वो ये कि इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में सैकड़ों हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स को भी हलाक किया है, जबकि हसन नसरुल्लाह कहते हैं कि हमारा एक भी ऑपरेटिव इसराइली हमले में नहीं मारा गया। अलबत्ता रॉकेट लॉन्चर्स फायरिंग के कुछ देर बाद तबाह हुए। साथियों, इन दोनों दावों में एक प्रॉब्लम है। इसराइली दावे में ये प्रॉब्लम है कि हिजबुल्लाह ने तो कभी अपने मारे जाने वाले फाइटर्स को छुपाया ही नहीं। वो तो इन्हें फखरिया शहीद कहते हैं और इनकी आखिरी रसूमात खुले मैदानों में अदा करते हैं। इनके पोस्टर्स और तस्वीर छापने में भी वो फख्र महसूस करते हैं। सो ये बहुत मुश्किल है कि हिजबुल्लाह अपने फाइटर्स की मौत को छुपा सके। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का दावा भी हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो इसलिए कि जो रॉकेट सिस्टम हिजबुल्लाह के पास है उसे ऑपरेट करने के लिए आमतौर पर 3 अफराद ऑन ग्राउंड चाहिए होते हैं। जैसा कि हसन नसरुल्लाह तस्लीम कर रहे हैं कि उनके रॉकेट लॉन्चर्स फायरिंग से पहले नहीं मगर फायरिंग के बाद इसराइल ने तबाह किए हैं, तो फिर उनके साथ कम से कम कुछ ऑपरेटिव्स और फाइटर्स भी मारे जाने चाहिए, क्योंकि वही तो उसे ऑपरेट कर रहे थे। अगर हसन नसरुल्लाह की ये बात मान ली जाए कि उनका कोई शख्स नहीं मारा गया, कोई ऑपरेटिव नहीं मारा गया, तो इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह के पास रॉकेट लॉन्चिंग का ऐसा एडवांस सिस्टम या तकनीक है कि उनके ऑपरेटिव उसे फासले से भी ऑपरेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि इस मामले में दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ छुपा रही हैं, कुछ पार्ट छुपा रही हैं और अपनी अपनी फेस सेविंग लेकर ऑल आउट वॉर से एक कदम पीछे हट गई हैं। वैसे बाय द वे ये बात छुपने वाली है नहीं। अगर हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स मारे गए हैं तो बहुत जल्द ये कहानी सामने आ जाएगी। अगर इसराइल का एक भी टारगेट हिट हुआ है, नुकसान हुआ है, तो वो भी ज़्यादा देर छुप नहीं सकेगा। साथियों, अब गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह ने अपने सेकंड मोस्ट सीनियर कमांडर की बैरूत में टारगेट किलिंग का बदला कहकर ये अटैक किया है। तो क्या ये डेटरेंस था? क्या ये बराबर का वार था? हरगिज़ नहीं। तो फिर हिजबुल्लाह ने क्या अचीव किया इस हमले में? हमारे ख्याल में हिजबुल्लाह ने सिर्फ एक चीज़ अचीव की है कि वो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पूरी सर्वेलेंस और अमरीकी 100 फाइटर जेट्स की मौजूदगी में भी अपने सबसे कमज़ोर हथियार को तलबेब तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। ये उसने बता दिया है कि अगर हमसे ऑल आउट वॉर करनी है तो इसराइल पहले सोच ले कि वो खुद को कितना नुकसान पहुंचाना अफोर्ड कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइल ने भी कुछ अचीव किया है, और वो ये कि उन्होंने साबित किया है कि वो अब खुद पर एक बड़ा तो क्या, एक मिड लेवल का अटैक भी अमरीकी मदद के बगैर मुकम्मल तौर पर नहीं रोक सकते। इसराइल पर अब हौसीज और हमास जैसी कमज़ोर तरीन ताकतों ने भी तलबेब पर अटैक्स और रॉकेट्स और ड्रोन्स फायर किए हैं और कामयाबी से यहाँ पहुँचाए हैं। हिजबुल्लाह के पास इन दोनों से कहीं बेहतर सलाहियत है। CNN की एक तफसीली रिपोर्ट में शामिल इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह रॉकेट्स इसराइल के आखिरी बीच रिजॉर्ट तक, आखिरी किनारे तक अटैक करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इस सारे का मतलब ये है कि एक लूज सी ईरानी लीडरशिप में इन तीनों बुनियादी खिलाड़ियों ने, यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने, अलग अलग तौर पर तलबेब तक पहुंचकर अटैक करने की अपनी अपनी कैपेबिलिटी टेस्ट कर ली है। और हाँ साथियों, हसन नसरुल्लाह ने और ईरानी लीडरशिप ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कहा है कि वो अभी इसराइल पर इसलिए अटैक नहीं कर रहे कि वो गज़ा में सीज़ फायर की जो डील हो रही है उसे डीरेल नहीं करना चाहते। वैसे ये डील नहीं, जंग को तूल देने का 3 सदियों पुराना वेस्टर्न फार्मूला है, मगरबी दुनिया की तकनीक है।
اگر آپ غور کریں تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ امریکن ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ جو بائیڈن پہلے دن سے اسرائیل کو دراصل مذاکرات کے ذریعے کور فراہم کر رہے ہیں، وہ کور جسے وہ ہوسٹیج سیز فائر ڈیل کہتے ہیں۔ اگر امریکہ واقعی اسرائیلی قیدیوں کی واپسی اور غزہ میں جنگ بندی چاہتا ہے، سیز فائر چاہتا ہے، تو وہ پہلے دن اپنی طاقت سے یہ جنگ رکوا سکتا تھا، پھر مذاکرات کی ٹیبل پر جتنا دباؤ اور جس پر جتنا دباؤ وہ ڈالنا چاہتا وہ ڈال سکتا تھا۔ مگر امریکہ غزہ میں جینوسائیڈ کے لیے مسلسل اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جوش نیوز سائٹس کے مطابق 10 ماہ سے جاری اس جینوسائیڈل کور کے دوران امریکہ اسرائیل کو 500 فلائٹس اور 107 شپمنٹس کے ذریعے یعنی سمندری راستے سے 50,000 ٹن ہیوی اسلحہ بھیج چکا ہے، جس کا 90% غزہ کے نہتے انڈیفینڈڈ لوگوں پر برسایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 10 ماہ میں $37 بلین کی ملٹری ایڈ اپروو کی جا چکی ہے اسرائیل کے لیے، اور 1/3 امریکن نیوی اسرائیل کے بارڈر پر اس کی جینوسائیڈل وار میں مدد کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ امریکہ نے اپنے 2 بہترین ایئر کرافٹ کیریئرز تھیوڈور روزویلٹ اور USS ابراہم لنکن اسرائیل کی حفاظت کے لیے اور جاسوسی میں مدد دینے کے لیے اس کے کنارے پر سمندر میں کھڑے کر رکھے ہیں۔ اس سب کے مقابلے میں غزہ میں بھوکے اور بیماریوں سے مرتے لوگوں کے لیے جو ایک مختصر سا آئی واش فلوٹنگ پیئر بنانے کا اعلان پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بڑے تمطراق سے کیا تھا، اسے آفیشلی ختم ہوئے 1.5 ماہ سے اوپر وقت گزر چکا ہے۔ ہم نے اپنے اس ویلاگ میں اس وقت بتا دیا تھا کہ یہ ایک فراڈ، ایک آئی واش منصوبہ ہے فلوٹنگ پیئر کا، جو امریکہ وقت گزارنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ عملاً کسی کام کا نہیں، کیونکہ اگر امریکہ واقعی غزہ کے عام لوگوں کو جو لڑائی میں حصے دار نہیں ہیں ان کو کھانا اور میڈیسنز پہنچانا چاہتا ہے تو اسی راستے سے یہ سب کچھ بھیج دے، جس سے اسرائیل کو 600 دنوں میں 607 مرتبہ اسلحہ بھیج چکا ہے۔ وہاں سے کیوں نہیں بھیج رہا؟ دراصل شاید آپ میں سے بہت سے دوست جانتے ہوں یا مانتے ہوں کہ امریکہ کے لیے اسرائیل ایشیا کا جیمز ٹاؤن ہے، بالکل ایسے جیسے برٹشرز نے، انگریزوں نے امریکہ دریافت ہونے کے بعد اس کے مشرقی ساحل پر اپنی چھوٹی چھوٹی کالونیز بنا لی تھیں۔ جیمز ٹاؤن بھی انہی میں سے ایک تھا۔ شروع میں وہ انہیں صرف ایک قلعے کے طور پر یا اپنے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر استعمال کرتے رہے، لیکن اصل میں ان کا مقصد اسے آگے تک پھیلانا تھا اور پورے امریکہ میں نیٹو امریکنز کی، مقامی قبائل کی زمینوں پر قبضہ کرنا تھا، ایک کانٹیننٹل نیشن بننا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے نیٹو امریکنز کی ایتھنک کلینزنگ کی، یعنی انہیں ان کے ہزاروں سال سے بسے بسائے گھروں سے نکال دیا، ان کا کلچر، رہن سہن، یادگاریں سب مٹا دی۔ پھر کامیابی سے ان کی جینوسائیڈ بھی کی، یعنی ملینز آف نیٹو امریکنز کو ہلاک ہی کر دیا، ہتھیاروں سے، بیماریوں سے اور آپس میں لڑوا کر انہیں ختم کر دیا۔ اس کامیاب ایتھنک کلینزنگ اور نسل کشی سے امریکہ نے دنیا کی طاقتور ترین ملٹری امپائر قائم کی ہوئی ہے۔ یہی وہ کامیاب تجربہ ہے جو اب اسرائیل کے ذریعے مڈل ایسٹ میں دہرایا جا رہا ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر۔ جب امریکی پریزیڈنٹس اور سیکرٹری آف اسٹیٹس کہتے ہیں کہ ہماری اور اسرائیل کی، یعنی امریکن اور اسرائیلی ویلیوز شیئرڈ ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، تو دراصل امریکہ اپنے اسی کامیاب کالونیل پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے جو نیٹو امریکنز کی زمین پر اس نے رائج کیا اور کامیابی سے چلایا۔ جب امریکی پریزیڈنٹس اور سیکرٹری آف اسٹیٹس کہتے ہیں کہ امریکن اور اسرائیلی ویلیوز شیئرڈ ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، تو دراصل امریکہ اپنے اسی کامیاب کالونیل پروجیکٹ کی، نیٹو امریکنز کے لینڈ پر پروجیکٹ کی کامیابی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ شاید آپ کو اور بہت سے دوسرے دوستوں کو ہمارے تجزیے کے اس اینگل پر اعتراض ہو۔ چلیں ہم آپ کو امریکی کیمرامینز کی بنائی ہوئی تصاویر، ان کی پینٹنگز اور ان کی کتابوں سے ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں، جس سے آپ کسی حد تک سمجھ جائیں گے کہ امریکہ کس طرح اپنے کامیاب کالونیل پروجیکٹ کو اسرائیل کے ذریعے مڈل ایسٹ میں استعمال کر رہا ہے۔ کیورس فیلوز 1828 میں 1828 میں جب اینڈریو جیکسن 7ویں امریکی صدر بنے تو انہوں نے ایک جرم عظیم کیا۔ انہوں نے امریکہ سے مقامی قبائل کی، جنہیں عرف عام میں نیٹیوز یا انڈینز کہا جاتا تھا، ان کی ایتھنک کلینزنگ کو ایک قانونی رنگ دیا، کیونکہ انہوں نے الیکشن ہی اس نعرے پر جیتا تھا کہ وہ انڈین پرابلم یعنی وائٹ سیٹلرز کے راستے میں آنے والے نیٹو امریکن ٹرائب کو ہر صورت ہٹائیں گے اور وائٹ سیٹلرز کو امریکہ میں کالونیز پھیلانے میں مدد دیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے انڈین ریموول ایکٹ کے نام سے ایک قانون پاس کروایا اور نیٹیوز کی ایتھنک کلینزنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس قانون کے مطابق تمام مقامی آبادیاں، نیٹو امریکنز کے قبائل کو آرڈر کیا گیا کہ اپنے اپنے علاقوں سے نکل جائیں۔ گن پوائنٹ پر نیٹیوز کی فیملیز کو گھروں سے نکالا گیا، انہیں زبردستی ان کی بستیاں چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہیں ان کے آبائی علاقوں، قبیلوں اور بستیوں سے 1600 کلومیٹر دور، آلموسٹ 1000 مائلز دور ایک جگہ پر قیدیوں کی طرح جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ سارا راستہ انہوں نے بے پناہ تکلیف سے طے کیا اور اس راستے کو تاریخی طور پر اور اس واقعے کو ٹریل آف ٹیئرز کہتے ہیں۔
आंसुओं का रास्ता, तकलीफ का रास्ता। लेकिन इनसे वादा किया गया कि ज़बरदस्ती डिस्प्लेस किए जाने वाले इन तमाम कबाइल को इस नई सरजमीन पर तंग नहीं किया जाएगा, जहाँ वो अपने कदीम रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार सकेंगे। और इसे आज़ादी का नाम दिया गया। बाकायदा इसको फ्रीडम ऑफ नेटिव्स कहा जाता था, फ्रीडम ऑफ इंडियंस कहा जाता था। इन्हें कहा गया कि वाइट सेटलर्स भी इन नए इलाकों में आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे, आपकी ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए पेशकदमी नहीं करेंगे। सो क्या हुआ कि कई साल जारी रहने वाली इस एथनिक क्लिनजिंग के जरिए इंडियन ट्राइब्स को, नेटिव अमेरिकन को आखिरकार उस जगह धकेल दिया गया जहां आज स्टेट ओक्लाहोमा है। लेकिन उस वक्त इसे, ओक्लाहोमा की इस पूरा एरिया को इंडियन टेरिटरी का नाम देकर एक नीम खुद मुख्तार स्टेट जैसी शक्ल दे दी गई थी। जिन जगहों से अब इन सब ट्राइब्स को निकाला गया था, वहाँ ट्राइब्स की जो ज़मीनें थी, वहाँ से इनके तारीखी मुकामात, इनकी आबादियाँ और सदियों की यादगारों को मिटा दिया गया और वहाँ वाइट सेटलमेंट्स कायम कर ली गई। अब ये नेटिव अमेरिकन जो कंप्रोमाइज़ करके यहाँ आ गए थे कि जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग तार लुटा दिया, ये यहाँ भी महफूज नहीं रहे। नेटिव अमेरिकन दरअसल भूल गए थे कि कॉलोनियल पावर्स तो नेटिव्स को अपने जैसा इंसान नहीं समझती, वो इन्हें डीह्यूमनाइज कर चुकी होती हैं अपने माइंड्स में। यही बात अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन कहते भी थे कि ये तो जंगली कबाइल हैं, ना इनमें जहानत है, ना इनकी अखलाकियात अच्छी हैं और ना ही इनमें तरक्की करने की कोई ख्वाहिश है। इससे साथियों आप अमेरिकन फोर फादर्स के माइंडसेट का ज़रा अंदाज़ा लगाइए। तो इसी माइंडसेट ने, जिसने नेटिव्स को डीह्यूमनाइज करके दिखाना शुरू किया हुआ था, वो अपने तमाम वादों से एक एक करके फिरना शुरू हो गई। क्या हुआ कि हर गुजरते साल के साथ मुकामी कबाइल से इनकी इंडियन टेरिटरी यानी ओक्लाहोमा को भी टुकड़े टुकड़े करके इनसे वापस लेना शुरू कर दिया गया। कभी कागजी कानून बनाकर इनकी ज़मीन हथिया ली गई, कभी धमकी देकर और कभी सेटलर्स के ज़रिए मुकामी आबादी के कुछ लोगों को मार कर। क्योंकि जवाब में जब आउट नंबर्ड मुकामी कबाइल, नेटिव कबाइल हथियारों से, छोटे हथियारों से हमले करते थे तो इन्हें दहशतगर्द वगैरह कहकर ख़त्म कर दिया जाता था और बाकी बच रहने वालों को अपनी सिक्योरिटी के नाम पर, सेल्फ डिफेंस के नाम पर दूर कहीं किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाता था। वाइट सेटलर्स इस एथनिक क्लिनजिंग और डीह्यूमनाइजेशन को एक मुकद्दस मिशन समझकर भी अंजाम दे रहे थे। वो समझते थे कि खुदा का हुक्म है, खुदा की मर्जी है कि जंगलियों से ये कीमती ज़मीन लेकर बाइबल को मानने वालों के इख्तियार में दे दी जाए। इसीलिए सेटलर्स ये करते थे कि जो मसीहत कबूल कर लेते थे उन नेटिव्स को आर्जी रिलीफ दे देते थे, लेकिन आखिरकार उनसे भी ज़मीन छीन लेते थे। उस दौर को दिखाने के लिए एक पोस्टर भी बहुत मशहूर हुआ जिसमें एक वाइट सेटलर खातून आसमान से एक फरिश्ते की तरह आगे बढ़ रही है। इसके साथ ज़मीन पर वाइट सेटलर्स भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो अपने साथ बहरी जहाज़, रेलवे ट्रैक्स और मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम ला रहे हैं, जबकि उनके आगे आगे जंगली नज़र आने वाले नेटिव अमेरिकन्स भाग रहे हैं और नेटिव्स के साथ साथ बाइसन्स, वहाँ का जो मुकामी जानवर है, वो गौल दर गौल भाग रहा है। क्यूरियस फेलोज नेटिव्स से, मुकामी अमरीकियों से उनको अलाट की हुई ज़मीन बार बार छीनने का सिलसिला 1880 तक भी जारी था, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर दूर यूरोप से वाइट मैन को लाकर यहाँ बसाने का सिलसिला भी जारी था। लेकिन असल मसला सिर्फ बसाने का नहीं था, ज़मीन तो बहुत थी। असल प्रॉब्लम ये था कि उन्हें ऐसी जगहों पर बसाना था जहाँ नेटिव्स अब रहने लगे थे, लेकिन वो ज़मीन बहुत कीमती हो चुकी थी, वहाँ से मिनरल्स निकल आए थे, वो ज़रखेज़ थी और बहुत सी जगहों से सोना भी निकल रहा था। मतलब जिस भी जगह से दौलत कमाई जा सकती थी और वहाँ पर नेटिव्स रहते थे और अमेरिकन सेटलर्स के नज़दीक नेटिव्स का वहाँ होना उस ज़मीन को ज़ाया करने के मुतरादिफ था। सो वो उस पर कब्ज़ा करते थे और इस कब्ज़े को अपना हक समझते थे और कहते थे कि नेटिव्स के लिए तो ये ज़मीन किसी काम की नहीं, नॉन प्रोडक्टिव सेटलमेंट है, लिहाजा हम इसे प्रोडक्टिव बना रहे हैं। अनऑक्युपाइड टेरिटरी वो उसको कहते थे और इस पर कब्ज़ा कर लेते थे। इसके लिए कई बार मुज़ाहका-खेज़ तरीके भी इस्तेमाल किए गए। वो ऐसे कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में इश्तिहारात दिए जाते थे कि कोई भी शख्स, मतलब वाइट सेटलर, जिसकी उम्र 21 साल हो, वो 160 एकड़ लैंड, इंडियन लैंड पर सेटलमेंट बना सकता, इसका मालिक बन सकता है। जब ऐसे इश्तिहारात पर अप्लाई करने वाले बहुत से वाइट सेटलर्स आ जाते तो इन सब फैमिलीज़ के दरमियान एक रेस होती, एक दौड़ का मुकाबला होता। घोड़ों और बगियों पर ये लोग मुकाबले में दौड़ते। इस मुकाबले को लैंड रेस कहा जाता था, आम होती थी, ये कई दहाइयों तक अमेरिका में होती रही। जो फैमिली या जो शख्स इस रेस में जीत जाता, ज़मीन के उस टुकड़े का मालिक बन जाता जिसके लिए दौड़ हो रही थी। बाकी लोग अगली दौड़ का, अगली लैंड रेस का इंतज़ार करते। उस दौर की तस्वीर, पेंटिंग्स और वीडियोस आज आम ऑनलाइन मौजूद हैं और बताती हैं कि किस कामयाबी से अमेरिका ने नेटिव अमेरिकन्स की लैंड्स को वेस्टर्न सेटलमेंट से भर दिया। ज़मीन के असल मालिकों को डीह्यूमनाइज करके मार दिया गया या फिर कोनों खुदरों में रहने पर मजबूर कर दिया गया।
उनसे मुआहदे किए जाते कि अब ये ज़मीन का हिस्सा जिस पर आपको ला कर बसाया गया है ये आपसे कोई नहीं छीनेगा। लेकिन कुछ साल बाद इसी ज़मीन की प्लॉटिंग की जाती, खूबसूरत नक्शे बनाए जाते और कटिंग्स करके टुकड़ों टुकड़ों में उसे भी बेच दिया जाता, जैसा कि आप इन नक्शों में देख भी रहे हैं। जिसे आज अमेरिकन ड्रीम कहते हैं, ये उस दौर की एक डार्क साइड भी है कि आएँ और इंडियन लैंड मुकामी लोगों की ज़मीनें बेचकर या ज़मीनों का इस्तेमाल करके अमीर तरीन हो जाएं, मुकामी लोगों की खैर है, इनको कहीं भी धकेला जा सकता है। ये एग्जैक्टली वही स्टाइल है जो इसराइल अमेरिका से सीख कर अब अरबों की ज़मीनों पर फ़लस्तीन में इस्तेमाल कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। अमरीकी सेटलर्स 2 सदियों तक इंडियन लैंड फॉर सेल, इंडियन लैंड फॉर सेल के शेमलेस पोस्टर्स छापते रहे। इन पर लिखा जाता था कि बहुत आसान किस्तों में अपना घर बनाएं, आप किराए पे क्यों रहते हैं। बेहतरीन टाइटल, इंडियन लैंड पर घर बनाएं, 30 दिन में कब्जा हासिल करें। अब जाहिर है इस कब्जे का मतलब यही था कि 30 दिन में ताकतवर सेटलर्स किसी भी तरह वहाँ मौजूद नेटिव्स से उनकी ज़मीन छीन लेंगे और जिन्होंने किस्तें अदा की हैं उन्हें वहाँ लाकर बसाएंगे। फिर ऐसे बेज़मीर और बेदिल इश्तिहारात भी छापे जाते कि 1 करोड़ 15 लाख एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, आएँ और सेटलमेंट्स बनाएं। बेहतरीन दरख्त हैं यहाँ, ज़रख़ेज़ ज़मीन है और बहुत सा पानी भी है, और ये वो ज़मीन है जो इंडियंस ने अमेरिका को आज़ादी के लिए खुद बेच दी है। काहे की आज़ादी? भाई, गन पॉइंट पर ली हुई ज़मीन को आज़ादी के बदले बेची गई ज़मीन कैसे कहा जा सकता है? अपनी ज़मीन पर किससे आज़ादी? फिर इन्हीं इश्तिहारात में लिखा होता था कि अमेरिकी सदर ने इजाज़त दे दी है कि जो ज़मीन अनऑक्युपाइड है वहाँ सेटलमेंट्स बना ली जाए। ये बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो इसराइली सेटलर्स इस वक्त फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी लैंड एरिया को अनऑक्युपाइड कहकर सेटलमेंट्स बना लेते हैं और कहते हैं ये तो फ़लस्तीनी ज़मीन नहीं है, ये तो अनऑक्युपाइड लैंड है। मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं क्या वो भूत हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे? ये लैंड अनऑक्युपाइड नहीं है, यहाँ तो इंसान रहते हैं। यकीन कीजिए ये सब इसराइली सेटलर्स उसी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं जो अमेरिका ने अपनी स्टेट्स बनाने के लिए 2 सदियों तक इस्तेमाल की है। ये सब उन्होंने अमेरिकियों की कामयाब कॉलोनियल स्टेट से ही सीखा है। अमेरिकी जब शेयर्ड वैल्यूज़ की बात करते हैं तो दुनिया में कॉलोनियल हिस्ट्री जानने वाला शायद ही कोई हो जो इसका कोई और मतलब लेता हो। फ़लस्तीन में इसराइली सेटलर्स यही समझते हैं कि जैसे अमेरिका ने नेटिव्स को कामयाबी से शिकस्त फाश देकर उनके ज़मीनों पर सेटलमेंट्स कायम कर ली थी, आज तक कायम है, तो इसराइल इससे कहीं छोटी ज़मीन पर ऐसा आज क्यों नहीं कर सकता? अमरीकियों ने अपनी तारीख के इस भयानक पहलू में नेटिव अमेरिकन्स को इंच बाय इंच ऐसे पीछे धकेला कि आज नेटिव अमेरिकन्स 2% हैं और सिर्फ 2% ज़मीन की मलकियत रखते हैं। 98% ज़मीन वो खो चुके हैं। सबसे पसमानदा और सबसे पिसे हुए तबके में ये लोग शामिल हैं। आज इनकी मुकम्मल एथनिक क्लिनजिंग कर दी गई है। इस एथनिक क्लिनजिंग में वो तमाम अमेरिकी प्रेसिडेंट्स शामिल हैं जिनकी तस्वीर आज अमेरिकी बड़े फ़ख्र से अपने ड्राइंग रूम्स में लगाते हैं और वाइट हाउस में लगी हैं। इनमें एंड्रयू जैक्सन, मॉर्टन वेन, विलियम हैरिसन, इब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनले और थियोडोर रूज़वेल्ट सभी शामिल हैं। कुछ बराह रास्त इस ट्रेल ऑफ टीयर्स में यानी इंडियन रिमूवल एक्ट पर अमल करवाने में शामिल रहे और कुछ इसके बाद बाकी रही सही जगहों से नेटिव्स को निकालने में बहुत मुतहर्रिक रहे, एक्टिव रहे। इन सब ने एथनिक क्लिनजिंग में पूरा किरदार अदा किया। साथियों, 2 सदियों में अमेरिकियों से जो नेटिव अमेरिकन अपनी बका की जंग लड़ते रहे, इनमें एक बहादुर वॉरियर लीडर ओगलाला लकोटा कबीले के चीफ मापिहा लियोटा थे। इन्हें अमेरिकी हुकूमत और अंग्रेज़ रेड क्लाउड कहते थे। यही इनके नाम का अंग्रेज़ी तर्जमा था, सुर्ख बादल। इन्होंने 1840 से 1909 तक कई अमेरिकी प्रेसिडेंट्स के खिलाफ जंगें भी लड़ी। कुछ बार जीते लेकिन ज़्यादातर हारते रहे। बेदस्तोबाब कौन कितनी देर तक आखिर लड़ सकता है। आखिर इन्होंने ये किया कि मुसलसल शिकस्तों के बाद अपनी यकीनी हार देखते हुए सेटलर्स के सामने हथियार डाल दिए और अमेरिकियों से डिप्लोमेसी के ज़रिए हकूक़ की बात शुरू कर दी। अमेरिकी बहुत खुश हुए। इन्हें टेररिस्ट से एक सियासी हीरो का दर्जा दिया जाने लगा। इनसे वादे किए जाने लगे कि अगर तुम लोग हथियार मुकम्मल तौर पर छोड़ दो तो तुम्हारे इलाकों को तुम्हारे पास रहने दिया जाएगा। तुम लोग अपने पुराने रस्म व रिवाज के हिसाब से रहते रहो। तुम अमेरिकी शहरी भी रहोगे और बैरूनी हमलों से हम तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। इस जैसे सैकड़ों मुआहदे हुए लेकिन किसी पर अमल नहीं हो सका। रेड क्लाउड अपने लोगों में और अमेरिकियों के दरमियान डिप्लोमेसी करता रहा और इसमें पिसता रहा। ओगलाला लकोटा चीफ रेड क्लाउड से एक जुमला मंसूब है जो तारीख में बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा कि वाइट सेटलर्स ने हमसे बहुत से वादे किए, सिवाय एक बात के उन्होंने किसी बात पर अमल नहीं किया, और वो बात जिस पर उन्होंने पूरा अमल किया वो ये थी कि हमें तुम्हारी ज़मीन चाहिए। साथियों, रेड क्लाउड पर कई किताबें लिखी गई हैं।
اگر آپ ایک کامیاب کالونیل پاور کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انڈیجنس لوگ، مقامی لوگ کمزور ہونے کی وجہ سے کیسے بے بس ہو جاتے ہیں، تو آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، یا پھر انتظار کریں، یہ ہماری ان تاریخ کی 100 کتابوں میں شامل ہے جن کی ڈاکومنٹریز ہم نے آپ کے لیے بنانا ہے۔ دوستو، اس مختصر امریکی تاریخ کو سامنے رکھیں اور ایک بار پھر ان مذاکرات پر غور کریں جو امریکی سرپرستی میں پچھلے 70 سال سے فلسطین کے لیے اسرائیل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ آپ کو ٹھیک اور صاف نظر آئے گا کہ امریکہ اپنی تاریخ پہ آزمائے ہوئے فارمولے کے مطابق مذاکرات کو ایک وار ٹیکٹک کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ الٹیمیٹلی اسے پورا فلسطین اور عرب کا ایک بڑا حصہ چاہیے، اپنی سیٹلمنٹس کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے۔ اسرائیل امریکہ کا جیمز ٹاؤن ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر کے بعد ان 10 ماہ کے مذاکرات میں بھی اس نے اگر کوئی چیز اشور کی ہے مذاکرات کے درمیان، تو وہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ اسرائیل کو مکمل تحفظ ملے اور اسے اتنے ہتھیار ملیں، اتنے زیادہ ہتھیار ملیں کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے حملہ کر سکے، جس کو وہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ایج کہتا ہے۔ جنگ بند کروانے کے لیے سب سے اہم شرط کہ وہ اسرائیل کو جنگ کرنے کے لیے ہتھیار دینا بند کرے، اس پر وہ بالکل عمل نہیں کر رہا، اس کے الٹ کر رہا۔ یاد رکھیں، امریکہ کبھی بھی مستقل سیز فائر کے لیے، پرماننٹ سیز فائر کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کرے گا۔ ہر کوشش صرف سیٹلرز کو ایک ریلیف دینے کے لیے ہوگی، نہ کہ پائیدار امن کے لیے یا پھر اپنے الیکشن میں تھوڑے سے فائدے کے لیے، جس کے بعد اس سے پھر بیک ٹریک ہوا جائے گا۔ ورنہ پوری دنیا اور اقوام متحدہ امن کے لیے سینکڑوں فارمولے دے چکے ہیں جن پر عمل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ دنیا کا نقشہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ زیادہ تر دنیا کے ممالک فلسطین کی آزادی کو تسلیم کرنے کے حق میں ہیں اور فلسطینی نمائندے کو اپنے ہاں تسلیم کرتے ہیں، مگر سیٹلرز اور سیٹلر کے امریکن ماسٹرز نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ماضی سے سیکھا ہے کہ نیٹیوز کو دبایا جا سکتا ہے، جس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا پرابلم ہے جو اب انہیں درپیش ہے، وہ یہ کہ نیٹیو امریکنز کی جب یہ وائٹ سیٹلرز ایتھنک کلینزنگ کر رہے تھے، ان کی جینوسائڈ کر رہے تھے، تو وہ سب کچھ لائیو نہیں تھا، مگر اب فلسطین میں یہ سب کچھ لائیو ہو رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا اجتماعی ضمیر، ہیومن کانشیس، کیا ایک قدم آگے بڑھا ہے، انسانیت نے تھوڑی ترقی کی ہے، یا پھر بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے۔ ساتھیو، اس ویڈیو میں ہم نے مختصراً جیمز ٹاؤن کی، وائٹ سیٹلرز کی اور نیٹیو امریکنز کی بات کی ہے، لیکن یہ سب کچھ بہت ڈیٹیل سے، پینٹنگز کے ساتھ، میپس کے ساتھ، اینیمیشنز کے ساتھ آپ ہسٹری آف امریکہ کی ہماری سیریز میں یہاں جان سکتے ہیں۔ یہاں جانیے کہ ایٹم بم کیسے بنایا امریکہ نے، اور یہ رہی اینیمل فارم، ارتھ شاسٹر، دی پرنس اور وار اینڈ پیس جیسی لازوال کتابوں پر ہماری ویڈیو سیریز، جسے زندگی میں ایک بار آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔